हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम जो प्रारंभिक शिक्षा का जो अगला पार्ट है राममूर्ति समिति के बाद वाला वो करेंगे, जिसमें आपका यशपाल समिति आ जाएगा, सारे आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान, पोषाहार वाला, मिड डे मील वगैरह सब कुछ इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है? संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आपको बताया था आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले कौन सी आई थी? 1968 में आई थी। उसके बाद उस पर कुछ संशोधन करके आपकी शिक्षा नीति 1986 में दी गई थी। 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी, इस पर ही इसकी जो क्या कहते हैं इसको इस पर निरीक्षण करने के लिए या इसके पॉइंट पर ध्यान देने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, जो आपकी थी राममूर्ति समिति। इस राममूर्ति समिति ने 1986 वाली जो नीति थी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसकी समीक्षा की और अपना जो भी था, अपना जो भी संस्तुतियाँ थी वो प्रस्तुत की। तो वही है, राममूर्ति समिति की संस्तुतियों के आधार पर 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन करके एक नया प्रोग्राम या नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई, जिसका नाम पड़ा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। ठीक है, इसका दूसरा नाम था प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से इसको जाना जाता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यान्वयन का कार्यक्रम 1992। देखिए आगे पॉइंट, भारत सरकार द्वारा 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किए गए संशोधन जो भी थे वो निम्नवत हैं। 1986 वाली शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था राममूर्ति के समिति के अकॉर्डिंग, उन्होंने जो भी संस्तुतियां दी थी उसके अनुसार, और नई शिक्षा नीति आपकी आई थी संशोधित होकर। इसको ही प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 बोला गया है। इसमें इन्होंने क्या क्या सुधार किए थे? तो संपूर्ण भारत में कौन सा स्तर 10+2+3 वाले को ही स्वीकार किया गया था, कि पहले 10 फिर 2 फिर 3। इसके बाद समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक जोर दिया, सभी को साक्षर करने के लिए जोर दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अधिक व्यापक किया गया। इसमें प्रत्येक स्कूल में 3 बड़े कमरे और 3 अध्यापक होंगे, ये बात बोली गई है। इसके बाद क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर भी विस्तृत किया जाएगा, और साथ साथ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण और राष्ट्रीय एकता तथा पर्यावरण संरक्षण आदि से भी जोड़ने पे अधिक जोर दिया। ये आपकी जो संशोधित होकर आई थी वो थी। और भी पॉइंट इसमें दिए गए। ड्रॉप आउट बच्चे के बारे में बोला गया है, जो बच्चे छूट जाते हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन सभी की औपचारिक शिक्षा को भी सुदृढ़ किया जाएगा। शिक्षा पर जो भी राष्ट्रीय आय का व्यय होगा उसको बढ़ा दिया गया, 6% से अधिक कर दिया गया। मुक्त अधिगम प्रणाली, यानी कि जो बच्चे मुक्त अधिगम प्रणाली में क्या होता है, ओपन स्कूल आपके आते वहाँ पे शिक्षा ले सकते हैं, मतलब कि एडमिशन करा लेते हैं, घर पर पढ़ते रहते हैं, वो वाला आता है मुक्त अधिगम में, तो उसको भी सुदृढ़ किया जाएगा। इस तरीके से इन सब पर आपका जोर दिए गए थे। अब आपका आता है कार्यान्वयन कार्यक्रम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कार्यक्रम इसमें आए थे। तो कार्यान्वयन कार्यक्रम जो 1992 यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 था, इसके अंतर्गत आपके कुछ पॉइंट दिए गए थे। जो आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन था, इसमें 23 खंड विभाजित आपके किए गए थे, और इन 23 खंडों में कुछ कुछ बातें बोली गई थी। तो वही आपको शॉर्ट में बातें बता दी गई हैं कि इन्होंने नारी शिक्षा यानी कि नारी की समानता के लिए, नारी की शिक्षा के लिए फोर्स किया है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए बोला गया है। प्रौढ़ व सतत शिक्षा के लिए बोला है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे, ये बात कही है। उच्च शिक्षा पर ध्यान देने के लिए नेक्स्ट है SC ST पिछड़े वर्ग, इनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। विकलांगों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। मुक्त शिक्षा, वही ओपन एजुकेशन जो आपकी आती है। भाषाओं के विकास पर, और अध्यापक की है जो उसके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। और साथ साथ खेल व शारीरिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा, बच्चे को खेल कूद भी करवाए जाएंगे। प्रारंभिक स्तर पर आपके प्राथमिक लेवल होता है उस पर, और आगे बढ़ते हुए फिर भी माध्यमिक वगैरह में भी आपका खेलकूद और शारीरिक शिक्षा, व्यायाम वगैरह पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं आपकी प्रोफेसर यशपाल समिति, जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सन पूछी जा सकती है, नहीं तो सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा प्रोफेसर यशपाल समिति में का वर्णन कीजिए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बिना बोझ के शिक्षा का वर्णन कीजिए। सारे क्वेश्चन आपके प्रोफेसर यशपाल समिति ही हैं। तो प्रोफेसर यशपाल समिति जो आपकी आई थी वो आई थी 1992 और 93 में। ये इसे समिति आई क्यों थी? जो भी आपके अभी क्या आया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था 1992, उसी की समीक्षा करते हुए उसमें ये बताया गया कि बच्चों की जो बोझ बच्चों पे कॉपी किताबों का लाद दिया जाता है कि वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए एक समिति गठित की गई कि ऐसी कोई सलाह या कोई एडवाइस दी जाए जिससे बच्चों का बोझ कम हो जाए। उसके लिए प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया था। तो इन्होंने क्या किया गया था,
ये जो इस समिति के अध्यक्ष थे वो आपके प्रोफेसर यशपाल ही थे, इसीलिए इनके नाम पर इसका नाम पड़ा प्रोफेसर यशपाल समिति। समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 15 जुलाई 1993, इसको ध्यान रखना। और इनकी जो रिपोर्ट थी वो इसका जो शीर्षक था या जो भी इसका टाइटल बोलेंगे वो आपका था शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन। ठीक है, तो ये इनका शीर्षक था। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से आपका इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, शिक्षा बिना बोझ के, इस बात को, इसका विवरण दीजिए या इसको अपनी भाषा में लिखिए, या ये कौन सी समिति है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, अति लघुत्तरीय में, लघुत्तरीय में किसी प्रकार से बन सकता है। अब शिक्षा बिना बोझ के जो आपकी आई है, इसकी संस्तुतियाँ क्या क्या हैं या प्रोफेसर यशपाल समिति ने क्या क्या बातें कही हैं। तो पहला पॉइंट था, ग्राम, ब्लॉक व जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले सारे स्कूलों का निरीक्षण कर सकें और उसमें आने वाली चीज़ों की या उसके लिए कोई योजना बना सकें। नेक्स्ट क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। उसके बाद पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति समझा जाए। उनको क्या है, बच्चों को खरीदने पर, मतलब बच्चे पुस्तकों को खरीदें, इस पर भी जोर ना दिया जाए, और प्रतिदिन घर लेकर जाएं, उस पर भी जोर ना दिया जाए। यानी कि बच्चे आएँ स्कूल में, आराम से पढ़ें, पुस्तकें उनकी वहीं पर रहें। ठीक है, उन्हें घर ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कोई गृह कार्य ना दिया जाए। पाठ्य पुस्तकों में किसी भी प्रकार से कठिन भी भाषा का प्रयोग ना किया जाए। कठिन भाषा ना हो, सरल भाषा हो। और सही बात भी है, प्राथमिक स्तर पर क्या है, बच्चों को कठिन से कठिन भाषा दे दोगे, बच्चों की चीज़ें ऊपर से निकलती जाएंगी, वो समझेंगे नहीं। और आप सभी को पता है कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, हमारा जो बेस तैयार होता है, आधार होता है, वो प्राइमरी लेवल ही होता है, वहीं से तो हम सीखते हुए आते हैं। अगर वहीं आपकी नींव कमज़ोर हो गई तो आगे आपको कितना भी पढ़ा दिया जाए, आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। तो इसीलिए पाठ्य पुस्तकों की जो भाषा है वो कैसी हो, कठिन भाषा उसमें ना हो, सरल भाषा हो। बच्चों को क्या है, उनके जीवन से अनुभव कराया जाए, उनके जीवन की चीज़ें या उनके आसपास के वातावरण से जो चीज़ें हैं वो उनकी पाठ्य पुस्तकों में डाली जाएं। उनकी पाठ्य पुस्तकों में क्या, प्राथमिक शिक्षा पर विज्ञान वगैरह का पाठ्यक्रम भी प्रयोग किया जाए, जिससे प्रैक्टिकल बच्चे करें, क्रियाकलाप करें, एक्टिव रहें, और एक्टिव रहेंगे तो जल्दी सीखेंगे, कॉमन सी बात है। और इसके बाद क्या है, दूरदर्शन कार्यक्रम वगैरह भी शुरू किए जाएँ। तो इतने सारे पॉइंट्स आ गए, इनमें से आप कोई सा भी पॉइंट्स उठा कर लिख दीजिए। 5-6 पॉइंट्स में आपका आधा से पौन पे, मतलब आधा और या एक पेज आपका आराम से भर जाएगा। प्रोफेसर यशपाल समिति ने शिक्षा के क्रम के बारे में बोला है, शिक्षा क्रम के बारे में, कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है पर बच्चे कम सीखते हैं। और स्कूलों में प्राथमिक कक्षा में स्कूलों में प्राथमिक कक्षा में बच्चों के स्कूल के बस्ते का भार लगभग कितना, 4 किलो का है, इतना होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, परीक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जांच कर पाती, परीक्षा द्वारा भय उत्पन्न होता है। तो इन्होंने ये कमियां बताई थी कि आखिर है क्या क्या। पहला क्या है, अधिक पढ़ाई कराई जाती, बच्चे कम सीखते। दूसरा क्या है, स्कूल में प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे हैं उनके स्कूल के जो बस्ते हैं उसका भार लगभग औसत कितना है, 4 किलो का है। बताओ, छोटा सा बच्चा 4 किलो का वजन उठा रहा है। नेक्स्ट क्या है, पाठ्यक्रम को ही पूरा करना एक लक्ष्य बना हुआ है, सिलेबस ही पूरा करना है, इसके अलावा कुछ नहीं सीखना। आप देखना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, उनका क्या है, बस उतना ही सिलेबस, 3-3, 4-4 चैप्टर आ रहे हैं, सिर्फ उसको ही रटे जा रहे हैं, उसको ही सीखे जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई नॉलेज नहीं लेनी है। और दूसरा क्या है, परीक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जांच करती है, परीक्षा द्वारा भय उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, NCF 2005 इसको बोला जाता है। फुल फॉर्म याद कर लीजिए, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो NCF 2005 में क्या हुआ था, बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, NCF 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान देता है। और इन्हीं के लिए एक दस्तावेज तैयार किया गया कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कैसा सिलेबस होना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें उन्हें एक्टिविटी करानी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। पाठ्यचर्या रूपरेखा का अर्थ होता है पाठ्यक्रम की संरचना, पाठ्यक्रम की एक ऐसी संरचना जिससे ज्ञान के भंडार में क्या हो, वृद्धि हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखते रहें और उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डेवलप होती रहें, विकास होता रहे उनका। तो NCF 2005 में 5 अध्याय हैं या 5 भाग हैं। पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्चा के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन इत्यादि। फोर्थ है आपका विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, और फिफ्थ है आपका व्यवस्थागत सुधार। फिर आते हैं आपके मार्गदर्शी सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ NCF 2005। इनके सिद्धांत क्या क्या है, तो NCF 2005 में 5 मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए थे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर से जीवन से जोड़ा जाए।
एनसीएफ 2005 जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो ये कहती है कि जो भी बच्चों का पाठ्यक्रम हो या जो भी उनको चीज़ें सिखाई जा रही हो वो उनके आसपास के वातावरण, स्कूल के जो आसपास वातावरण है और उसके बाहर जो वातावरण है उनसे जोड़कर, उनके जीवन से जोड़कर वो चीज़ें बताई जाएं। दूसरा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त बनाया जाए, उनको रटने के बाद जोर ना दिया जाए, समझने पर जोर दिया जाए। तीसरा क्या है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रहे, उनको जब बाहर से जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहेगी भी नहीं। कक्षा गतिविधियों से जुड़ जाए, जितनी हो सके एक्टिविटी करवाओ बच्चों से, जैसे बुलवा के या फिर बोर्ड पे बुलवा के भी एक्टिविटी करा सकते हैं। और दूसरा क्या होगा, पांचवा क्या होगा, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों, यानी कि बच्चों को नैतिक मूल्यों का भी, अब शारीरिक शिक्षा वगैरह आएगी, नैतिक शिक्षा आएगी तो वहाँ पर बच्चे जो भी आपके राष्ट्रीय मूल्य होंगे, नैतिक मूल्यों को भी सीखते रहेंगे। ये कहता है आपका एनसीएफ 2005 और उसमें इस तरीके से आपके 5 सिद्धांत दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, एनसीएफ 2005 के सुझाव या उनकी विशेषताएं। तो पहले है इनकी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, इन सब पर ध्यान देना चाहिए, इनका अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। सूचना को ज्ञान का मानने से बचा जाए, यानी कि सूचना सिर्फ एक सूचना है, वो कोई ज्ञान नहीं है, तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली का सफलता का प्रतीक है, तो मतलब कम से कम किताबें हो और उन किताबों में क्या हो, ऐसा पाठ्यक्रम हो जो क्या है प्रैक्टिकल वाला हो, बच्चे उस चीज़ को करके सीख लें। नेक्स्ट क्या है, पुस्तकालय, बच्चों को स्वयं पुस्तकें चुनने का अवसर देना चाहिए, पुस्तकालय खोल दिया जाए, बच्चे आराम से जाएं अपने मन की कोई पुस्तक उठाकर जो भी उन्हें चाहिए हो वैसे। और सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार किया जाए, बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। तो इस तरीके से आप 5-6 पॉइंट याद कर लो, हो जाएगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स इसलिए लिखाते ताकि आप क्या है, एक आध भूल भी जाओ तो भी आप बना बना के भी कर सको। अब एनसीएफ 2005 में कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। भाषा के प्रति दृष्टिकोण, यानी कि भाषा के बारे में क्या बोला गया है, फिर शिक्षक के लिए, फिर विद्यालय के लिए, छात्र के लिए क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, तो वो पढ़नी है। भाषा के लिए पहला क्या बोला है कि बच्चे जो होते हैं वो उनकी समझने और बोलने की जो पहला अगर साधन आप बोलें तो वो क्या है, जन्मजात उनमें भाषा का विकास होता ही होता है। तो बच्चों में भाषा जो है वो पहले से ही आती है, यानी कि बच्चों में भाषा समझने व अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो जन्म से ही आती है। त्रिभाषा फॉर्मूले को पुनः लागू करने की ज़रूरत है। त्रिभाषा फॉर्मूले में आपकी 3 भाषाएं होती थी, ठीक है, मातृभाषा और आपकी अदर 2 लैंग्वेज आएंगी जो भी सिखाई जाएंगी वो। नेक्स्ट आते हैं शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या है, यानी कि शिक्षक के बारे में क्या बोला गया है एनसीएफ 2005 में। तो शिक्षक क्या है, एक ऐसा सुगम करता है जो बच्चों को क्या है, जो बच्चों की जो सूचना उनको देगा और उस सूचना को क्या करेगा, डिकोड करेगा या उसको अर्थ में बदलने की एक प्रक्रिया उस बच्चों को देगा, यानी कि उनको बच्चों को एक सहायककर्ता के रूप में आपका शिक्षक मौजूद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, यानी कि बच्चों के लिए क्या बोला है। तो प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है, सभी अलग अलग तरीके से सीखते हैं। सभी बच्चे सक्रिय रूप में पूर्व ज्ञान एवं गतिविधियों के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये बात तो सही है, सारे बच्चे जब तक सक्रिय रहेंगे तब तक जल्दी से सीखेंगे, और उनके सीखने की जो क्षमता है या प्रकृति है कि कौन जल्दी सीख रहा है कौन धीमे, ये सभी बच्चों में अलग अलग होती है। सब बच्चे अलग अलग तरीके से, सब बच्चे स्पेशल होते हैं, यूनिक होते हैं, तो सब बच्चों में क्या अलग अलग क्षमता होती है उस चीज़ों को या ज्ञान को ग्रहण करने की। नेक्स्ट गणित और उसके प्रति दृष्टिकोण, तो ये तो आप सब कर ही सकते हैं कि किस तरीके से गणित के बारे में लिख दीजिए। पहला क्या है, गणित विभिन्न प्रकार की गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे आरेख, सूत्र, चार्ट, ग्राफ, इनका उपयोग किया जाए। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित की जाए और बच्चों को समस्या सुलझाने की क्षमता बच्चों में विकसित की जाए। इसी प्रकार से विज्ञान में आ जाएगा प्रैक्टिकल करके सीखने के लिए। तो विज्ञान की भाषा, प्रक्रिया, विषय वस्तु को बच्चों की उम्र व सीमा के अनुकूल रखना चाहिए कि जिस एज का बच्चा है, 5th क्लास का है तो 5th क्लास का होना चाहिए। जो भी टॉपिक है या भाषा है, जैसे भी कठिन या सरल, देखो विज्ञान की भाषा क्या थोड़ी जटिल भी है, बच्चों को समझ में कम आएगी, तो उनके स्तर के अनुसार उनको रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी कि NCFTE 2009, ये शिक्षकों के लिए है। इसको कब बनाया गया, इसको कब प्रारंभ किया गया था, तो मार्च 2009 में इसको प्रारंभ किया गया था। एनसीएफ 2005 के आधार पर ही इसको बनाया गया, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्धारित सिद्धांतों में शिक्षक शिक्षा पर परिवर्तन पर बल दिया गया है।
अर्थात शिक्षक के उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर दी गई है, जिससे संपूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षक पर आ गया है। देखो, हम सभी जानते हैं जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है ना, तो अभिभावक क्या करते हैं, जो भी पेरेंट्स होते हैं वो सारी जिम्मेदारी शिक्षक को ही दे देते हैं। ये नहीं देखेंगे तरीका कैसा है, क्या है, कि कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं पढ़ाई को, ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। ठीक है, ये बच्चा कैसा है या बच्चे पर किस तरीके का उसको वातावरण मिल रहा है घर पर या बाहर, इन पर ध्यान नहीं देते। सारा दोष अगर है तो सारा टीचर पर ही आ जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, शिक्षक पर ये जिम्मेदारी रहती है बच्चे को पढ़ाए और साथ साथ पेरेंट्स को भी संतुष्ट करता रहे, वो भी खुश रहें कि हाँ बच्चा हमारा सीख रहा है। तो उसी के लिए कुछ प्रयास किए गए थे आपके, जिसमें आपका ये बोला गया था कि शिक्षक को भी, मतलब शिक्षक की शिक्षा को भी इतना वो बनाओ, गुणवत्तापूर्ण बनाओ कि जिससे क्या है, मतलब शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाए एक तरीके से। वो प्रशिक्षित तो होगा, सीखेगा चीज़ें, तो वो उसको मेथड्स या प्लान्स उसके माइंड में आते हैं कि किस तरीके से मैं बच्चों के सामने प्रेजेंट करनी है वो चीज़ें। तो एनसीईआरटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका महत्व क्या है, तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए, परिवर्तित समाज के लिए, समाज बदल रहा है ना, लोग बदल रहे हैं, तो उनकी सोच बदल रही है, उसके लिए आवश्यकता पड़ी है। शैक्षिक असमानता को कम करने के लिए, नवीन चुनौतियों का समाधान करने के लिए और छात्रों में अंतर्निहित क्षमता के विकास के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, एनसीईआरटी, शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। नेक्स्ट, एनसीईआरटी के उद्देश्य देख लीजिए। इसका प्रमुख उद्देश्य ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना है जो राष्ट्र की प्रगति के लिए क्या हो, उपयोगी सिद्ध हो सकें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजना। ये आपका पूरा एक चैप्टर है और यहाँ से आपके कम से कम 3 से 4 प्रश्न बनेंगे, और लॉन्ग में भी आ सकते हैं, उसमें भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारा आपका बचा खुचा इसी में है। सारे जितने भी नियम आपके आए हुए हैं, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील आ जाए आपका, कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी आ जाएगा, और फर्स्ट है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ से बहुत अच्छे से देखते हुए चलिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी कि इसको वो भी कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालयों में बच्चों के लिए, जैसे बच्चे क्या होते, पढ़ने आते बीच में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, या फिर बीच में छोड़ दिया फिर से आ गए, तो जो उनका अवरोध है, यानी कि उनकी शिक्षा में जो अवरोध पैदा हो रहा है, उनकी शिक्षा जो डिस्टर्ब हो रही है, इस चीज़ को रोकने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए हम लेके आए थे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसका उद्देश्य क्या था इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, कि जो भी बच्चों की शिक्षा या बच्चे जो छोड़ रहे हैं बीच बीच में विद्यालय, उनको रोका जाए किसी ना किसी प्रकार से। इसी उद्देश्य से कब आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 1987 से 88, 1987 या 88, जो आपको ऑप्शन में मिल जाए वही लगा देना। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सन आपको क्या हुई, 1987 से 88। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य मुख्य यही था कि प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था करना व बालकों के शिक्षा के अवरोध को कम करना या बंद करना, बिल्कुल ही रोकने का प्रयास करना। वो रुकेंगे कब, जब हम क्या करेंगे, पूरी आवश्यकता की सामग्री जो है बच्चों को पहले से उपलब्ध करा दी जाए। जो भी बच्चों को चाहिए, पाठ्य पुस्तकें हो गई या खेल कूद का सामान हो गया, जो भी चाहिए बच्चों को वो स्कूल से ही मिलता रहे, और उनके बैठने की उचित व्यवस्था कराना, उनके लिए टीएलएम वगैरह सब कुछ उनको स्कूल में मिले। तो ये जब चीज़ें आ जाएंगी तो बच्चों का क्या होगा, आराम से उनको गुणवत्तायुक्त तो शिक्षा मिलती रहेगी। तो यही आपका ओबीबी का उद्देश्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद कर लेना। बात है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी जाने वाली सुविधाएं, तो इसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। पहला है प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 बड़े कमरे होने चाहिए और 1 बरामदा होना चाहिए। फिर क्या है, पेयजल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, कम से कम 2 अध्यापक हों और 1 महिला अध्यापक भी होनी चाहिए, यानी कि 1 महिला हो, जिसमें से 2 अध्यापक में से 1 महिला हो। नेक्स्ट क्या है, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें भी होनी चाहिए, और जो भी खिलौने हैं, चार्ट पेपर, इस तरीके से बोल सकते हैं, मॉडल वगैरह, ग्लोब वगैरह, श्यामपट्ट चौक, इनका भी क्या है, इन शिक्षण सामग्रियों का उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत विद्यालयों को दी जाने वाली सामग्री। तो देखो, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें जैसे बाल पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं भी दे सकते हैं। कक्षा शिक्षण की सामग्री चौक, डस्टर मानचित्र, ग्लोब, चार्ट इत्यादि और भी चीज़ें आपके आ जाएंगी। विज्ञान किट और गणित किट भी उपलब्ध कराना। लघु औजार किट भी होनी चाहिए, अगर कुछ तोड़ फोड़ हो जाए, मतलब जैसे मान लो कुछ भी हो जाए तो वहाँ पर थोड़ी सी औजार किट भी होनी चाहिए विद्यालय में। खेल सामग्री जिसमें कूदने की रस्सी, गेंद, फुटबॉल इत्यादि हो सकता है।
श्रव्य सामग्री यानी कि रेडियो, जब हमें ऑडियो क्लिप सुनानी हो या फिर कुछ और भी व्यवस्था करनी हो बच्चों को, जहाँ भाषा का शिक्षण किया जाता है ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्रियों के माध्यम से, तो वहाँ पर हमें रेडियो की आवश्यकता भी पड़ सकती है, तो रेडियो भी होना चाहिए। संगीत वाद्य यंत्र भी होने चाहिए, जैसे तबला, ढोलक, मंजीरा इत्यादि। शौचालय की व्यवस्था हो, मेज, कुर्सी, बक्से, कूड़ादान, चटाइयाँ, ये भी होनी चाहिए। और शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च है तो थोड़ा बहुत धन भी होना चाहिए। फर्स्ट एड किट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक उपचार के लिए किट भी होनी चाहिए। ये सारी सामग्रियां आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। जब से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया तब से ये सारी सामग्रियां आपको प्राइमरी स्कूल में दी जाने लगी हैं। ओबीबी की विशेषताएं देख लीजिए, क्या क्या विशेषताएं होती, तो विद्यालय एवं कक्षा को आकर्षक बनाया गया है, बाल केंद्रित व क्रियाकलापों आधारित शिक्षण पर जोर दिया गया है। सीधी सी बात है, इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं तो बच्चे क्या है, क्रियाकलाप के माध्यम से ही सीखेंगे। और विद्यालय में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों, शिक्षण अधिगम सामग्री के संबंध में वर्णन किया गया है। ये इसकी विशेषता हो गई। नेक्स्ट आते हैं सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं पीमोस्ट। इसकी फुल फॉर्म आई हुई है, तो इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद कर लेना। अगर इंग्लिश में याद कर लो तो और ही अच्छी बात है, हिंदी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में आप याद करो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, यानी कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पीमोस्ट। ये आपका आया था कब, 1986 में आपका आया हुआ है पीमोस्ट। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, इसकी फुल फॉर्म है एनसीईआरटी की, नई दिल्ली में है ये। इसके द्वारा 1986 ईस्वी में ये कार्यक्रम आपका पीमोस्ट शुरू किया गया था। पीमोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। कौन सी शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो उस टाइम आई थी ना, उसमें की जो भी संस्तुतियाँ थी उनको अवगत कराना। किसके लिए, अध्यापकों के लिए ये कार्यक्रम है। इसके प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण दो भागों में इसमें किया गया था, प्राथमिक अध्यापकों के लिए और माध्यमिक शिक्षकों के लिए। प्राथमिक अध्यापक के शिक्षकों के लिए भी और माध्यमिक अध्यापकों के लिए भी क्या किया गया था, इसमें जो भी सामग्री थी उसका निर्धारण किया गया था। 1990 में पीमोस्ट को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ही परिवर्तित कर दिया गया। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था आपका, वो पीमोस्ट जो था वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ही परिवर्तित कर दिया था 1990 में। पीमोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जो निम्नलिखित है, यानी कि इसमें निम्नलिखित पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट क्या क्या है, 5 पॉइंट्स देख लीजिए फटाफट से। विद्यालय और कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया है, छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है, छात्र केंद्रित शिक्षा द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर बल दिया है, ठीक है। 2 पॉइंट तो फालतू के हैं, ये तो याद ही बने रहेंगे हमेशा। फिर नेक्स्ट क्या है, विद्यालय एवं प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, प्रशिक्षण सामग्री और सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। और नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट क्या है, पीमोस्ट कार्यक्रम में विद्यालय को शिक्षकों के विस्तृत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, यानी कि विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनके लिए भी प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था। पीमोस्ट है क्या आपका, सेवारत शिक्षकों के लिए, यानी कि जो शिक्षक सेवा कर रहे होंगे, सेवा दे रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, उनके लिए है, तो उनके लिए एक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। तो 5 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं एसओपीटी, स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ टीचर्स। ये भी टीचर के लिए ही है। ये आपका प्रोग्राम, देखो फुल फॉर्म सबकी आई हुई हैं पूरे में। अब आपको क्या है, पूरे में सन डली हुई मिलेंगी, 2019, 2016, 2017। तो कभी आपकी फुल फॉर्म पूछते हैं, कभी आपकी क्या पूछ लेते हैं उसके बारे में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है, कब आया है ये भी याद करना है, और क्या इसका मुख्य उद्देश्य, ये 3 चीज़ें बस आप याद कर लो। प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम एसओपीटी, स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ टीचर्स, ये भी आपकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। इसका आरंभ 1993-94 में किया गया था आपका। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था देश भर में प्रतिवर्ष 4.5 लाख प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। पूरे देश में हर साल कितने, लगभग 4.5 लाख प्राइमरी टीचर्स को प्रशिक्षण देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसओपीटी के उद्देश्य लक्ष्य, पहला उद्देश्य तो यही हो गया आपका मुख्य उद्देश्य कि प्रतिवर्ष 4.5 लाख टीचर्स को प्रशिक्षित करना। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली प्राथमिक विद्यालयों को जो भी सामग्री दी जाएगी उसके उपयोग करने की दक्षता विकसित करना।
आपको सामग्री दी जा रही है सारी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, और आपको उसको यूज़ करना नहीं आ रहा है कि बच्चों को हम किस तरीके से यूज़ करें, कहाँ पर ये यूज़ करना चाहिए, तो वो सामग्री बेकार है। इसीलिए आपको ये प्रशिक्षित करना, जो भी टीचर्स हैं उन टीचर्स को प्रशिक्षित करना कि ये जो सामग्री दी गई है इस सामग्री को यूज़ कैसे करेंगे, इसका उपयोग कैसे करेंगे। और इसके बाद शिक्षकों को छात्र केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना या प्रेरित करना। ये आपका जो भी आएगा पी मोस्ट में भी आप लिख सकते हैं, और ये आप किस में भी लिख सकते हैं, SOPT में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा न्यूनतम अधिगम स्तर। न्यूनतम अधिगम स्तर को भी प्रेरित किया गया है कि उस पर बल दिया गया है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है आपका? न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है आपका, न्यूनतम, अधिगम और स्तर। न्यूनतम का मतलब क्या है? कम से कम सीखना। स्तर का मतलब उपलब्धि को प्राप्त करना या कक्षा को प्राप्त करना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को किसी निश्चित स्तर तक यानी किसी निश्चित कक्षा तक कम से कम कितना सीखना है, एक निश्चित समय के अंतर्गत। मान लो 6 क्लास का बच्चा है और इस बच्चे को निश्चित अवधि दी 1 साल। इस 1 साल की अवधि में या 1 महीने की अवधि में कितना सीखना चाहिए, यही हम क्या कहता है? न्यूनतम अधिगम स्तर कहता है कि इतना इस सीमा तक बच्चे को पहुंचना ही है। न्यूनतम एक सीमा निर्धारित की जाती है, इससे आगे तो और बच्चे पहुंच सकते हैं, लेकिन जो मान लो कुछ ऐसे सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं, कोई प्रतिभाशाली होते हैं, कोई नहीं होते हैं। तो न्यूनतम एक इतना निर्धारित किया गया है, कक्षा 6 का बच्चा इतना तो सीख ही ले, वही आपकी चीज़ है न्यूनतम अधिगम स्तर। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्यों हुई? तो न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हुई है। इसके कारण अब देखो ये क्यों लाया गया, शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्यों किया गया? तो कुछ कारण थे। पहला कारण क्या था आपका? अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय और अवरोधन आपका क्या होता है अभी डिटेल में आपको बता देंगे। इतना समझ लीजिए कि बच्चे बीच में पढ़ने आते थे, छोड़ देते थे पढ़ाई को, चले जाते थे। फिर क्या होता था? उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, या फिर वापस बच्चा क्या है 1 साल 6 में रहा, वापस से फिर 6 में रह रहा है, फिर 6 में रह रहा है, यानी कि आगे बढ़ ही नहीं रहा है 7th में। यही आपका अपव्यय अवरोधन है। नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड क्या है? छात्रों का स्तर जो है उसमें क्या है? अंतर, और शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। इनमें सुधार लाने के लिए आपका क्या है? न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता पड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, अपव्यय और अवरोधन क्या होता है? तो अपव्यय आपका क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की समय से पहले वापसी को ही अपव्यय कहते हैं। यानी कि बच्चा पढ़ने आया है और मान लो 1 साल तक उस क्लास में रहना चाहिए, जो भी समय हो, जनवरी में पढ़ने आया है, जनवरी में ही जब उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, लगभग 1 साल के बाद मिल जाता है। अगर वो बीच में ही विद्यालय छोड़ दे, पूरा अपनी क्लास ना करे, 6 का बच्चा है, 6 क्लास पूरी नहीं कर रहा है, 7th का है 7th क्लास पूरी नहीं पढ़ रहा है, या 1st का बच्चा है बीच में ही क्लास छोड़ दी, तो वो कहलाएगा अपव्यय। अवरोधन का मतलब क्या होता है कि एक बच्चा एक से ज़्यादा समय तक एक ही कक्षा में रहता है, 1 वर्ष से अधिक की अवधि तक एक ही कक्षा में रहने पर क्या बोलेंगे? बच्चे का अवरोधन बोलेंगे। जैसे 1st क्लास का बच्चा है, उसको रहना चाहिए 1 साल तक, वो दूसरी साल में भी 1st क्लास में, तीसरी साल में भी 1st क्लास में ही है, तो उसको बोला जाता है अवरोधन। दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में आ सके या आ जाए, तो अपव्यय और अवरोधन को तैयार कर लेना। नेक्स्ट आती है हरटांग समिति। तो हरटांग समिति आपकी इसलिए फेमस है कि हरटांग समिति ने अपना जो सुझाव दिया था वो अपव्यय और अवरोधन के ऊपर ही दिया था, इसीलिए हरटांग समिति आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका BEP यानी कि बेसिक शिक्षा परियोजना। इसकी फुल फॉर्म आपकी आई हुई है बेसिक शिक्षा परियोजना की। बेसिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? बेसिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विद्यालय में बच्चों के नामांकन और ठहराव में वृद्धि करना। यानी कि मेन इसका उद्देश्य क्या हो गया? बच्चों के नामांकन और ठहराव में क्या करना? वृद्धि करना है, और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। ये बेसिक शिक्षा का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी है, और BEP में प्रारंभ में 10 जिलों में 10 जनपदों में ये शिक्षा चलाई गई थी। कौन सा कार्यक्रम? बेसिक शिक्षा परियोजना। बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो यही हो गया, नामांकन में वृद्धि करना और बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करना। उपलब्धि प्राप्त करना यानी कि उनकी जो पहला पॉइंट क्लियर कर लो पहले, तो नामांकन। तो वर्ष 2000 तक 6 से 11 वर्ष आयु के जो भी बच्चे थे उनके नामांकन की विद्यालय में सभी का नामांकन हो जाए। और उसके बाद क्या आ गया कि बच्चे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का प्राइमरी स्तर पर जो भी हो, जो भी क्लास के हो, उसमें उनका नामांकन सुनिश्चित करना।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका उपलब्धि प्राप्त करना। तो वर्ष 2000 तक क्या किया, जितने भी बच्चे नामांकित हैं सारे बच्चे क्या है, न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त कर लें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विद्यालय सुलभ कराना, यानी कि विद्यालय जो भी बच्चों का हो वो इतने बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, यानी कि मान लो 300 की आबादी है तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोलना, हर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि बच्चे आसानी से, छोटे बच्चे होते हैं कैसे पहुँचेंगे, तो आसानी से वो अपना विद्यालय तक पहुँच पाएँ। नेक्स्ट आपका बीईपी के कार्यों को देख लीजिए। बीईपी के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सामग्री का निर्माण करना, मूल्यांकन तकनीक तथा दक्षता को विस्तृत करना या विकसित करना। नेक्स्ट आ जाएगा हर जिले में एक डाइट की स्थापना करना। नेक्स्ट एक बीआरसी और एनपीआरसी को संचालित करना शैक्षिक केंद्र के रूप में, यानी कि ब्लॉक स्तर पर और एक न्याय पंचायत स्तर पर। दूसरा क्या, फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा बालिका शिक्षा की उचित व्यवस्था करना और शिक्षण अधिगम सामग्री तथा अध्ययन सामग्री में सुधार लाना। ये बीईपी के कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका डीईपी, डीपीईपी। तो डीपीईपी क्या है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये आपका 1994 में आया हुआ था, पहली बार 1994 में ये शुरू हुआ था। यह कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित होता है, विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कौन सा, डीपीईपी कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सभी को शिक्षा दिलाना है और विद्यालय में उनके ठहराव और नामांकन को सुरक्षित करना। इसके बाद शिक्षा के स्तर में क्या है, सुधार लाना। जितना हो सके शिक्षा के स्तर में सबके कार्य, सबके जो आपके मुख्य उद्देश्य रहेंगे, बीईपी का, डीपीईपी का, दोनों का ही आपका क्या है मुख्य उद्देश्य, नामांकन और ठहराव को सुरक्षित करना या उसमें सुनिश्चित करना, और दूसरा शिक्षा के स्तर में सुधार लाना। डीपीईपी जो पहले चरण में जब संचालित हुआ था ना, तो आपका 7 राज्यों में संचालित किया गया था और उनके 42 जनपद इसमें आए थे। और इसके बाद डीपीईपी आपका 1997 में फिर से चला था, जो इसका द्वितीय चरण था, और इसमें ये यूपी के 22 जनपदों में चालू किया गया था। डीपीईपी ये भी इंपॉर्टेंट है, द्वितीय चरण में 1997 में शुरू हुआ था और प्रथम चरण में 1994 में शुरू हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका डीपीईपी आया था 2000 में, जो आपका इसका थर्ड चरण था ना, उसमें चला था और ये 32 जनपदों में उस टाइम चलाया गया था। डीपीईपी के कार्य देख लीजिए। तो पहला कार्य क्या होगा, भवन तथा संस्थागत क्षमता में सुदृढ़ करना या उसको अच्छे से बढ़ाना। विद्यालय में बच्चों के ठहराव को बढ़ाना, उनके हिरास और अवरोध को कम करना। 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों का 100% नामांकन कराना और उनको विद्यालय की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना। बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करना और प्राथमिक स्तर पर जो भी ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनकी दर को 10% तक कम करना। ये वाला पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और इसके बाद नोट पॉइंट है, डीपीईपी की शुरुआत संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में हुई थी। आपका हुआ भी कब है, 1994 में हुआ है और 1992 में ही आपकी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, तो उसी के अंतर्गत आपका, उसी के अनुसरण में इसको किया गया था। नेक्स्ट है आपका विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, इसको बोलते हैं स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, यानी कि स्कूल के लिए तैयार करना। तो विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ क्या हुआ, विद्यालय के लिए उन्मुख करना, यानी कि विद्यालय की तरफ बच्चों को आकर्षित करना। तो विद्यालय को की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम है ये, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे क्या हो, विद्यालय की ओर आकर्षित हो, यानी कि विद्यालय में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हो कि बच्चा खुद ब खुद विद्यालय जाए पढ़ने के लिए। ये कार्यक्रम आपका विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम कहता है। इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के लिए तैयार किया गया था। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया था जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं, अर्थात ये बच्चे किसी आंगनबाड़ी या नर्सरी विद्यालय में शिक्षा पाकर नहीं आए हैं। होता क्या है, बच्चा जब पहले कहीं पढ़ा ना हो, कहीं उससे कुछ सीखा ना हो, फर्स्ट क्लास में आए और उसको चीज़ें आप सिखाने लगें, तो बच्चा ऊबने लगता है, बोर होने लगता है और फिर वो उसका मन नहीं करता कि वो विद्यालय पढ़ने जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें करते रहो कि बच्चा आकर्षित होता रहे और डेली उसका पढ़ने में मन लगे और वो विद्यालय की तरफ आता रहे। इसीलिए ये कार्यक्रम आपका चलाया गया था, विद्यालय रेडीनेस कार्यक्रम, जो सीधे स्कूल में प्रवेश ले रहे हैं ना उन बच्चों के लिए। तो वही वह आपका सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों को सीखने में कठिनाई होती थी, इसीलिए उन बच्चों के लिए उनकी अरुचि को समाप्त करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है और वही कार्यक्रम आपका क्या है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत होता क्या है, कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह में 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं, उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है और उसके बाद उन्हें रोचक
शैक्षिक क्रियाकलाप इत्यादि करा के बच्चों को आकर्षित करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में बच्चों को फर्स्ट क्लास में जब वो आया है तो हम उसको तुरंत एकदम फर्स्ट क्लास का नहीं कराएंगे, उससे पहले पूर्व प्रारंभिक शिक्षा केजी नर्सरी वाली जो चीज़ें होती हैं उससे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उन एक्टिविटी से क्या होता है, बच्चे आकर्षित होते हैं विद्यालय की तरफ, अपना मन लगाएंगे विद्यालय की तरफ और तब उनका आगे की तरफ बढ़ेगा। संपूर्ण साक्षरता अभियान आपका कब आया था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना आपकी 5 मई 1988 में हुई थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2007 तक साक्षरता को 75% न्यूनतम स्तर पर प्राप्त करना, यानी कि जो भी साक्षरता होगी वो 75% तक आपकी प्राप्त हो जानी चाहिए 2007 तक। ठीक है। इस मिशन में वर्ष 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके बाद क्या हुआ? संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना हुई 1989 में। तो पहले आपका क्या हुआ? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका कब आया था? 5 मई 1988 में आया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सबसे पहले 26 जनवरी 1989 में आपकी केरल में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। ठीक है। स्वतंत्रता के समय, ये वाला पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 14% थी, और जो बाद में बढ़कर लगभग कितनी हो गई आपकी? 74% हो चुकी है। संपूर्ण साक्षरता अभियान की आपकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो पहला है, संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन में वृद्धि करना ही इसका उद्देश्य नहीं है। इसके बाद आगे क्या है? इस कार्यक्रम के तहत सभी प्रशिक्षकों को उत्तम प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस अभियान में संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है ताकि वो इसको संचालित कर सकें और आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्या है? इसमें लक्ष्यों की पूर्ति स्थानीय स्तर पर वह सर्वे कराकर की जाती है। और उसके बाद यह कार्यक्रम जन सहभागिता के पक्षों को अपने में सम्मिलित करता है, यानी कि सभी लोग क्या करें, इसमें अपना सहयोग करें। इसके मुख्य तथ्य हैं आपके, प्रेरक वाक्य है, एक पढ़ाए एक, और महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया गया। इसमें समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, इनके माध्यम से इसको चारों तरफ फैलाया गया। फिर आता है आपका सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान आपका क्या कहता है? प्राथमिक शिक्षा 1 से 8 के सार्वभौमिक लक्ष्य को निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2001 से 2 में 16 जनपदों में अपना सर्व शिक्षा अभियान चलाया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब चलाया? वर्ष 2001 से 2 में अब 16 जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वर्ष 2002-3 से क्या है? ये जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है पूरे प्रदेश में संचालित है, प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी में संचालित किया जा रहा है। और सर्व शिक्षा अभियान आपका जो भी राज्य सरकार होती है उसकी मदद से चलाया जाता है, जैसे योगी जी ने भी चलाया था आपका। तो सर्व शिक्षा अभियान आपका राज्य सरकार की मदद से चलाया जाता है। इसके कार्य क्या क्या है या इसका लक्ष्य क्या क्या है? तो सेम वही है, 2003 तक पहले जो इसका लक्ष्य निर्धारित किया था, क्योंकि उस टाइम आया था तब इसका लक्ष्य क्या था? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कराना, ब्रिज कोर्स कराना, उनको इन सब की जानकारी देना। फिर सन 2007 तक सभी बच्चों की 5 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा को पूरा कराना, जब उस टाइम आया था तब के ये उद्देश्य या कार्य हैं इसके। सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा को पूरी कर लें। 4th है इसका, जीवनोपयोगी शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देना। इस तरीके से है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 2010 तक बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले यानी कि ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को शून्य करना, ये इसके उद्देश्य थे आपके सर्व शिक्षा अभियान के। नेक्स्ट आपका है प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना, जिसको बोलते हैं NPEGVEL। ये है आपका प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना। फुल फॉर्म इसकी आई हुई है इंग्लिश में, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, प्राथमिक स्तर पर। तो ये जो आपका प्रोग्राम था कब शुरू हुआ? इस परियोजना की संकल्पना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही सितंबर 2003 में दे दी गई थी। इसका लक्ष्य क्या था? 1 से 8 तक अपवंचित वर्ग की लड़कियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और विद्यालय में उनकी उपस्थिति को दर्ज किया जाए। क्यों? क्योंकि ये आपका गर्ल्स के लिए है, तो इसमें गर्ल्स की शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया है या ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है। और उनके ठहराव को सुनिश्चित करना। NPEGL की आवश्यकता क्यों पड़ी या इसके क्या उद्देश्य हैं?
तो इसका पहला उद्देश्य तो यही हो जाएगा कि सभी को बालिकाओं की शिक्षा के प्रति प्रेरित करना या जागरूक करना। सभी को किसको? समाज को, समुदाय को, अभिभावकों को, सभी को, जितने भी हों सबको, जितना समाज में जितने भी लोग हैं सभी को बालकों की शिक्षाओं के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट, बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करना, क्योंकि देखो जो टाइम से हम लोग निकलते हुए आए वहाँ पर इतना फोकस नहीं किया जाता था बच्चों लड़कियों की पढ़ाई पर, तो लड़कियों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट क्या है? प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक अंतराल को दूर करना और 100% नामांकन ठहराव एवं गुणवत्ता वृद्धि हेतु विशेष प्रयास करना। किसकी? बच्चे जो भी आपकी बालिकाएं हैं उनके ठहराव और नामांकन को सुनिश्चित करना। शाला त्यागी बच्चों विशेषकर बालिकाओं को ग्रीष्मकालीन शिविर के माध्यम से शिक्षा से पुनः जोड़ना। जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और ख़ासकर उनमें जो भी लड़कियां हो किसी कारणवश भी छोड़ देने, कभी कभार बच्चे क्या होता है घर के काम वाम की वजह से भी खेतों पे जो काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान हमारा जो भारत है वो कैसा है? कृषि प्रधान देश है, तो कृषि बहुत होती है, इस वजह से भी बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो उन बच्चों को ग्रीष्मकालीन शिविर में जो भी उनका है छूटा हुआ उसको वापस से पढ़ाना। नेक्स्ट आपका आता है स्कूल चलो अभियान। तो स्कूल चलो अभियान आपका क्या है? स्कूल चलो अभियान कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को के जो बच्चे हैं उनको विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के लिए चलाया जाता है। नाम से ही क्लियर है, स्कूल चलो अभियान यानी कि स्कूल की तरफ चलो। इसमें क्या है? इसमें जुलूस निकाले गए व पोस्टर लगाए जाते हैं, जुलूस वगैरह निकालते हैं, पोस्टर लगाते हैं, स्कूल चलो इस तरीके से। इसमें होता क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। जुलाई सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वर्ष 2004 से उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान संचालित हो रहा है। हर साल चलाया जाता है स्कूल चलो अभियान और सर्व शिक्षा अभियान आपका, और वर्ष 2004 से क्या है ये सब यूपी के सारे जिलों में ये संचालित हो रहा है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आते हैं हम कस्तूरबा गांधी विद्यालय पर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है, बालिका विद्यालय बच्चों के लिए एक आवासीय, लड़कियों के लिए एक आवासीय विद्यालय होते हैं ये। जुलाई 2004 में सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को प्रारंभ किया था। यह आवासीय विद्यालय है जो विशेषकर शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए प्रारंभ किए गए हैं। कैसे विद्यालय? आवासीय विद्यालय लड़कियों के लिए प्रारंभ किए गए हैं। इसके अंतर्गत 750 आवासीय विद्यालयों को खोला गया है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आप आसानी से लिख सकते हैं, दुर्गम व पिछड़े वर्ग की या पिछड़े क्षेत्र की जो बालिकाएं शिक्षा से वंचित हैं उनमें जागरूकता उत्पन्न करना, गरीब व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देना, बालक बालिकाओं के प्रति समान दृष्टि विकसित करना और शिक्षा के साधनों को उपलब्ध कराना। मेन मोटिव क्या है? बालिकाओं की शिक्षा पर फोकस है, बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया है, उसी से आप 5-6 पॉइंट बनाकर अपना लिख सकते हैं। आरंभिक बालिका शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना है, इसको बोलते हैं ECCE, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम। पूर्व प्राथमिक शिक्षा नाम से ही स्पष्ट है, इसका नाम क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा नाम से ही स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा से पूर्व की शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। इसका है अर्ली चाइल्ड केयर यानी कि जो प्राइमरी बिल्कुल बच्चे छोटे होते हैं ना, एक जो क्लास में आते हैं उनसे पहले वाली जो शिक्षा दी जाएगी वो इसके अंतर्गत आती है। इसमें होता क्या है? यह मुख्यतः शिशु शिक्षा से संबंधित है। प्रारंभ में शिशुओं की शिक्षा पूर्व माध्यमिक शिक्षा यानी कि आंगनबाड़ी वगैरह, नर्सरी, KG नर्सरी वाले जो बच्चे हैं ना उसमें आते हैं ये। और जो आपका ECC का गठन हुआ है वो 2 अक्टूबर 1975 में हुआ है। इसमें होता क्या है? 2.5 साल से 3 साल के बच्चे आते हैं, जो 6 वर्ष तक बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, यानी कि 2.5 से 3 साल का बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा और 6 साल तक की उसकी जो टाइम पीरियड होगा इसमें उसको शिक्षा दी जाएगी, वो आपकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में आ जाती है। और इसके बाद 6 साल से बच्चे की प्राथमिक शिक्षा स्टार्ट हो जाती है क्लास 1 से, तो वो आपका ECC, ये समझ गए आप लोग। ECC है क्या? आपका अर्ली चाइल्ड केयर, तो ECCE। नेक्स्ट है आपकी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना आपकी जो प्रारंभ की गई थी वो नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। बाल श्रम कौन होते हैं और बाल श्रमिक कौन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनसे मजदूरी करवाई जाती है,
ठीक है, या कोई काम किया जाता है, मजदूरी देकर काम किया जाता है, बिना मजदूरी के काम करवाया जा रहा है, यानी कि बिना पैसे दिए काम करवाया जा रहा है या पैसे देकर भी काम करवा रहे हैं, 14 साल से छोटा बच्चा है तो वो बाल श्रम कहलाएगा। बच्चों से काम कराना बाल श्रम कहलाएगा और बच्चों को बोलेंगे बाल श्रमिक। ठीक है, नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना चलाई गई थी आपकी, और इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? बाल श्रमिकों को पुनर्निवास और बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन या हरण। बाल श्रमिकों को खत्म करना, मतलब खत्म करने का मतलब कि बाल श्रम जो है ना उसको बंद करना। नेक्स्ट आते हैं, इसमें आप सारे पॉइंट्स तो कर ही लेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या प्रयास किए गए थे। आपका वही अनुच्छेद लिख सकते हैं जो आपका अनुच्छेद बताया गया था, बाल श्रम वाला 24 अनुच्छेद, उसके अंतर्गत आपका दिया गया है बाल श्रम के बारे में। नेक्स्ट आते हैं पोषाहार वितरण योजना। तो पोषाहार वितरण योजना आपकी क्या है? मिड डे मील वाली है। भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी। इसको मिड डे मील योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत क्या है? विद्यालयों में मध्यावकाश यानी कि इंटरवल के समय बच्चों को स्वादिष्ट व रुचिकर भोजन प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या क्या होगा? तो इसका मेन उद्देश्य तो यही है, बच्चों के नामांकन और ठहराव को सुनिश्चित करना या उसमें वृद्धि करना। फिर क्या है? बच्चों को स्वस्थ व हष्टपुष्ट बनाना, बच्चों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करना, आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चों को पोषाहार व छात्रवृत्ति देकर शिक्षा का लक्ष्य उनका पूरा कराना। जो बच्चे जिनके पास जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए उनकी शिक्षा को पूरी तरीके से चलाने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना। ये क्यों चलाई गई? तो इसका क्या काम होता क्या है कि बच्चों को, जो भी बच्चे पढ़ चुके हैं उनको जब हम बीच बीच में छात्रवृत्ति देते रहेंगे, उन्हें कोई पुरस्कार देते रहेंगे, कोई प्रोत्साहन देते रहेंगे, तो बच्चे मोटिवेटेड भी रहेंगे, आगे क्या है पढ़ने में अपना मन लगाएंगे। तो वही है, प्राथमिक और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग बच्चों की स्कूली व उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति तथा वित्त पोषण करता है। ये योजनाएं राज्य व केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती हैं। जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो राज्य देता है और आपका कौन देगा? केंद्र देता है। राज्य व केंद्र इनको संचालित करता है। इसके बाद क्या है आपका? प्रदेश सरकार जो है बच्चों को 1 से 8 तक अध्ययन करने वाले सभी SC ST बच्चों को छात्रवृत्ति देती है। और प्रोत्साहन के लिए आपने देखा होगा कभी कभार ऐसे शिविर लगाए जाते हैं या कभी इस तरीके से कोई सम्मेलन किए जा रहे हैं जहाँ पर बच्चों को पुरस्कार बांटे जाते हैं कि ये इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो इनको ये पुरस्कार, सेकेंड आए हैं तो ये पुरस्कार। तो वो बच्चों को प्रोत्साहन क्यों दिए जाते हैं? ताकि बच्चे क्या है आगे और मोटिवेटेड हों, पढ़ें भी। और प्रोत्साहन में आपका देखो, प्रोत्साहन के अंतर्गत ही आपको छात्रवृत्ति भी आपकी आ जाती है, मिड डे मील भी आपका प्रोत्साहन के अंतर्गत ही आ रहा है कि बच्चे क्या है उनको चीज़ें मिल रही है ना, आकर्षित तो किया जा रहा है बच्चों को। और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वगैरह भी हो रही हैं, ड्रेस वितरण भी किया जा रहा है, फर्नीचर वगैरह, ये सब प्रोत्साहन सामग्रियों के अंतर्गत ही दिया जाता है। पूरा सिलेबस आपका हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।